नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर साइंस के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट 2 के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड्स हो गए इसके बारे में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसा है। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, यानी कि उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट वैसा सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्वेंट में मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो कम होगा, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, अगर कम होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। और अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, जो हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, वो जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। ये डिपेंड करता है किस पे, तो सॉल्यूट पे। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि अगर कम सॉल्यूट है तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, और ज़्यादा सॉल्यूट है तो वो हमारा हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट जो है वो किसी लिक्विड में मिक्स है तो इसको निकालने के लिए, मतलब इसका कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना जो है ग्राम वो सॉल्यूट है, ये हमें बताता है उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन। और फार्मूला से हम करते क्या हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100। तो यहाँ जो हमें मिलता है वो परसेंटेज मिल जाता है कि कितना जो है हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। उसके बाद अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें अगर लिक्विड जो है वही लिक्विड में मिक्स हो, यानी कि सॉल्यूट और जो हमारा सॉल्वेंट है दोनों का दोनों हमारा लिक्विड हो, तो उसमें हम करते क्या हैं कि पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम जो है हमारा सॉल्यूट का है वही हमारा बताता है। जो दो अगर लिक्विड है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, तो उसका कंसंट्रेशन, इसका जो फार्मूला है वो हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का परसेंटेज हमें बताता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूट है या फिर लिक्विड सॉल्यूट है तो उसका कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो किस तरीके से हम पता करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर सॉल्यूट जो है हम अगर किसी सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं किसी एक खास टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर को हमें राइज नहीं करना है और वो डिजॉल्व होना बंद हो जाए, यानी कि उससे आगे अब डिजॉल्व ना हो, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि उसमें बिना टेम्परेचर राइज किए हुए या टेम्परेचर में बिना चेंज किए हुए हम और सॉल्यूट को नहीं मिला सकते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन जो हो गया वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम और सॉल्यूट किसी टेम्परेचर पे हम और सॉल्यूट उसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि और सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्ट है और उसमें हमारा वाटर मिक्स है, तो अगर उसमें हम और सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व ना हो यानी कि वो डिपॉजिट हो जाए नीचे बॉटम में, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को लेते हैं और उसमें और सॉल्ट को हम अगर ऐड करते हैं बिना टेम्परेचर में कोई चेंजिंग किए हुए, तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाए अगर हम स्टीर करें किसी भी स्पून वगैरह से, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे हीटिंग या कूलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम सॉल्यूशन को अगर हीट करते हैं और उसमें हम सॉल्यूट को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो हीटिंग के बाद जो है, यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा सॉल्यूशन का हायर हो जाएगा तो उसमें उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हम और सॉल्यूट उसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर उसका अपोजिट जो है, अगर हम सॉल्यूशन को अगर कूल कर दें तो क्या होगा कि कुछ जो सॉल्यूट जो पहले से ही डिजॉल्व है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा और उसमें हमें दिखने लगेगा। तो अगर हम हीट करते हैं तो उसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हमारा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसे कूल करते हैं तो और जो हमारा सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो उसे हम अलग करना पड़ेगा। तो किस तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए अगर हम सोडियम क्लोराइड और
वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो करेंगे क्या कि मान लीजिए कि हम 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लिए, तो उस पर हम वाटर लेंगे किसी भी बीकर में और 30 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम हीट करेंगे। तो वाटर जो अब हीट हो जाएगा तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन साल्ट है उसको हम ऐड करेंगे और किसी भी स्पून से स्टीर करेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए। और मिक्स होते होते उसमें हम और सॉल्ट डालते जाएंगे जब तक कि मिक्स होते जाए। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब और अधिक सॉल्ट हम उसमें डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा जो सॉल्ट डालेंगे वो उसके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको फिर हम फिल्टर पेपर से क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको फिल्टर कर लेंगे और नीचे जो हमारा बीकर में जो सॉल्यूशन बचेगा वही सॉल्यूशन जो है हमारा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका? तो सॉल्ट वाटर का, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का। अब सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? तो किसी भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का ऐड कर सके किसी खास टेम्परेचर पे, तो वही कहलाता है उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 100 ग्राम जो है, अगर हम टेम्परेचर ले लिए मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस पे हम पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम हम ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो जो 32 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे 32 ग्राम ही ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जो कि अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम उसको डिजॉल्व करते हैं तो 36 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड हो जाएगा। कब? जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा उस सॉल्यूशन का। तो यहाँ जो 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं और हम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे, यानी कि वो कितना घोल सकता है अपने अंदर सॉल्यूट को, इसका क्या प्रभाव होता है हमारे टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने के कारण। तो जब हम प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो है वो थोड़ा चेंज होता है। तो अगर सॉलिड जो है अगर लिक्विड में मिक्स करना है, तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, और जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है, यानी प्रेशर चेंज का हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो। लेकिन वही अगर गैस का केस हो कि गैस को हमें लिक्विड में सॉल्युबल करना है, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है सो गैस है, सॉल्यूट जो है सो गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो गैस हमारा सॉल्यूबल होना चाहिए लिक्विड में वो कम होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो ज़्यादा गैस जो है उस लिक्विड में सॉल्यूबल हो जाएगा। तो सॉलिड के जस्ट अपोजिट है हमारा गैस का केस। तो उसके बाद जो है हमारा वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल चेंज होता है और कौन सा चेंज जो है वो केमिकल चेंज होता है। तो वैसा चेंज जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस ना बने उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम फिजिकल चेंज का ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो हमारा वाटर बन जाएगा, और अगर हम उसको फिर से फ्रीज कर देंगे वाटर को तो फिर से हमारा आइस बन गया। यानी कि ये फिजिकल चेंज है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। उसी तरीके से अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो स्टीम बनेगा, और फिर से हम उसको कंडेंस करते हैं स्टीम को तो फिर से वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल हो गया वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद और भी फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज जैसे कि अगर हम जो स्विच है, स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब जो है वो बुझ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। अगर ग्लास का कोई टम्बलर है, कोई बर्तन है, तो अगर हम वो टूट जाता है तो वो भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो ग्लास टम्बलर का ग्लास टम्बलर ही है, बस उसका जो पीसेज है वो छोटा हो गया है, साइज जो है वो छोटा हो गया है, उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कोई नया
सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये सब जो है वो टेम्पररी चेंज है और इसको आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट फिर से बन सकता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है वो केमिकल चेंज है। तो वैसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस बने उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम रिबन जो था, मैग्नीशियम वायर, अगर हम उसको बर्न कर रहे थे तो हमें क्या फॉर्म मिल रहा था, तो ऐश मिल रहा था मैग्नीशियम से, मतलब हमें ऐश मिल रहा था। तो उस ऐश से फिर से हम मैग्नीशियम वायर नहीं बना सकते। या फिर हम पेपर को बर्न किए तो वहाँ भी हमें ऐश मिला, मतलब राख, तो उसको फिर हम उससे पेपर नहीं बना सकते। उसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हमारा जो फल है अगर वो पक गया तो फिर से हम उसको कच्चा नहीं कर सकते। उसी तरीके से मिल्क से अगर हमारा कर्ड बन गया तो फिर से उस कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते। या फिर हमारा भोजन जो है अगर वो पक गया तो फिर से हम उसको कच्चा भोजन नहीं कर सकते। तो ये सब जो है हमारा केमिकल चेंज है, जिसमें कि वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि जो एक बार हो गया वो फिर से रिटर्न नहीं हो सकता है। तो ये सब हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे हम आटा का डब, मतलब कि फ्लोर ले लिए और उसका डब बनाए, मतलब आटा को गूंद दिए, और गूंदने के बाद अगर हम रोटी को रोल करते हैं, यानी कि गोल रोटी बना लिए रोल करके, रोलिंग पिन के हेल्प से, तो यहाँ जो है कि डब से रोटी बना, रोल्ड रोटी, और इसको फिर से अगर हम चाहें तो डब बना सकते हैं। तो यहाँ जो हुआ सो फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन ये जो रोल्ड रोटी है अगर इसको हम बेक्ड कर देते हैं गैस स्टोव पे, बेक कर देते हैं, तो बेक होने के बाद जो रोटी बन गया जिसको कि हम लोग खाते हैं, तो वो जो है वो केमिकल चेंज, क्योंकि इस रोटी को फिर से हम डफ या फिर रोल्ड रोटी नहीं बना सकते। तो यहाँ एक ही जो एग्जाम्पल है, इससे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों हमें समझ में आ गया है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज जो है सो टेम्पररी चेंज है, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो हमारा परमानेंट चेंज है। फिजिकल चेंज जो है वो इजीली रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज में हमें बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट या फिर लाइट देना पड़ता है, और लेकिन केमिकल चेंज में हमें बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, तब हमारा केमिकल चेंज होता है। इसमें जो है मास जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन हमारे केमिकल चेंज में मास में चेंजिंग होता है। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि किस तरीके से हम मिक्सचर को, यानी कि दो मिक्सचर है उसको कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है जिससे कि हम मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर हमारा किस टाइप का है उस पर भी। तो जैसे कि हमारा सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, कन्फिग्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले हम किस टाइप के मिक्सचर को अलग करना है, तो अगर हमारा मिक्सचर जो है वो दो सॉलिड का है तो इसको करने के लिए अलग होगा, या फिर हमारा जो मिक्सचर है वो एक सॉलिड और एक लिक्विड का है तो उसको हमें सेपरेट करने के लिए अलग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर दो लिक्विड का मिक्सचर है तो उसको अलग करने के लिए हमें अलग प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम सेपरेट करते हैं वैसे मिक्सचर का, इसका प्रोसेस जानते हैं जिसमें कि हमारा दो सॉलिड जो है वो मिक्स है। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग सूटेबल सॉल्वेंट का यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो सब्लिमेशन का यूज करते हैं, और थर्ड प्रोसेस जो है वो मैग्नेट का यूज करते हैं। तो सेपरेशन बाय सूटेबल सॉल्वेंट। सूटेबल सॉल्वेंट होता क्या है कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि अगर दो हमारा सॉलिड है तो कोई एक ऐसा सॉलिड जो कि उस सॉल्वेंट का सॉल्यूट बन जाए, यानी कि उस सॉल्वेंट में घुल जाए, तो इस तरीके के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं सूटेबल सॉल्वेंट के मदद से। जैसे कि अगर शुगर और सैंड का मिक्सचर है तो होगा क्या कि हम वाटर लेते हैं और वाटर में हम दोनों जो मिक्सचर है सैंड और शुगर का उसको डिजॉल्व कर देते हैं। तो जो हमारा शुगर है वो वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा और सैंड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या कि फ़िल्टर पेपर के मदद से एक फनल लेंगे, उसमें फ़िल्टर पेपर डालेंगे और जो सोल्यूशन हमारा बनेगा शुगर, सैंड और वाटर का, उसको फ़िल्टर पेपर से हम छान लेंगे। तो होगा क्या कि जो हमारा सैंड है वो फिल्टर पेपर में डिपॉजिट हो जाएगा और नीचे हमारा जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो बच जाएगा। तो इस तरीके से हम सैंड को अलग कर लिए, यानी कि दो से जो सॉलिड था उसको हम अलग कर लिए किस मेथड से, तो सूटेबल सॉल्वेंट मेथड से। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है उसमें हम सेपरेट करते हैं इसी तरीके का दो रहता है सॉलिड, इसको भी हम लोग सॉल्वेंट मेथड से अलग करते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया कि सल्फ़र है एक सॉलिड और दूसरा सॉलिड है सैंड, जो दोनों मिक्स है, तो सल्फ़र अब किस में वो सॉल्वेंट होगा, मतलब वो किस में घुलेगा। तो इसके लिए हम पता करेंगे, तो जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है वो हमारे सल्फ़र को डिजॉल्व कर लेता है। तो इस प्रोसेस में भी मतलब सेम जो प्रोसेस हमारा था शुगर और सैंड का मिक्सचर, तो उसमें हम क्या किए थे कि फिर से लास्ट में फ़िल्टर किए थे, तो यहाँ भी लास्ट में फ़िल्टर करेंगे तो सैंड हमारा फ़िल्टर हो जाएगा और सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर है वो
उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा नीचे बच जाएगा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि सब्लिमेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो सॉलिड है वो उसको हीट करने पर डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है, और वेपर को जब हम कूल करते हैं तो डायरेक्ट वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस का यूज करके हम लोग सेपरेट करेंगे दो सॉलिड का। तो इसके लिए हमारा होगा क्या कि एक जो सॉलिड है वो सबलाइम होना चाहिए, यानी कि अगर हम उसको हीट करें तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसका जो एग्जांपल हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद आयोडीन हो गया, कैम्फोर हो गया। इसको हम अलग करते हैं इस प्रोसेस से। तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे कि हमारा कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो है उन दोनों का मिक्सचर है, इसको हमें सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक चाइना डिश लेंगे, चाइना डिश में दोनों का जो मिक्सचर है उसको रखेंगे और उसके ऊपर से एक फनल को इन्वर्टेड करके ग्लास फनल को रख देंगे और उसका जो माउथ है उसको कॉटन प्लग से हम बंद कर देंगे, ताकि जो हमारा गैस है जो हमारा सब्लिमेट होगा वो ऊपर निकले नहीं, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में ना चला जाए, क्योंकि हमें दोनों जो सब्सटेंस है वो हमारा चाहिए। तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि चाइना डिश को नीचे बर्नर से हम हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद जो हमारा सॉलिड है जो सबलाइम हो जाएगा तो वो हमारा डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैस में, और गैस में चेंज होने के बाद जो हमारा इन्वर्टेड फनल है वहाँ उसके लेयर में, मतलब उसके जो वॉल है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो जो डिपॉजिट होगा, जैसे कि हम क्या लिए थे तो अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट का मिक्सचर लिए थे, तो प्योर अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमारे फनल इन्वर्टेड फनल में डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब उसके लेयर में, उसके वॉल में, और नीचे जो हमारा बचेगा वो कॉमन साल्ट बचेगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग उन दोनों को सब्लिमेशन से अलग कर लिए। नेक्स्ट जो है हमारा सेपरेशन बाय मैग्नेट। तो सेपरेशन बाय मैग्नेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि एक जो है हमारा जो दो सॉलिड का मिक्सचर है इसमें एक सॉलिड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आयरन का प्रॉपर्टी होगा, तभी हम मैग्नेट से उसे अलग कर सकते हैं। अगर आयरन का प्रॉपर्टी नहीं होगा तो हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या लिए कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का जो है हमारा मिक्सचर है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को उस मिक्सचर के क्लोज ले जाएंगे, नज़दीक ले जाएंगे, तो आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट के और अट्रैक्ट हो जाएगा और पूरा जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को मैग्नेट के हेल्प से अलग कर सकते हैं। उसके बाद अब सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन होता क्या है कि बहुत सारा जो ढेर होता है वेस्ट मटेरियल का उसमें बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इसका यूज हम लोग फैक्ट्री में करते हैं जहाँ की आयरन को मेल्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि उस स्क्रैप से आयरन पार्टिकल्स को हटाने के लिए, नहीं स्क्रैप आयरन को हटाने के लिए उस हीप से हम करेंगे क्या कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट वो बनता है, और उसको हम उस हीप के क्लोज ले जाएंगे। तो जितना भी जो स्कैल्प आयरन है वो उसमें अट्रैक्ट होकर के उसमें चिपक जाएगा, यानी उसमें क्लिंग हो जाएगा जितने भी स्क्रैप आयरन के ऑब्जेक्ट हैं। और उसके बाद जहाँ हमें ले जाना है वहाँ ले जा करके और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। तो जो भी उसमें चिपका हुआ आयरन रहेगा वो वहाँ से छूट जाएगा और जो हमारा फर्नेस है वहाँ चला जाएगा और उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रैप आयरन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद है कि अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर है, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास 6 प्रोसेस है। तो पहला है बाय फिल्ट्रेशन, सेकंड जो है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड है बाय इवेपोरेशन, फोर्थ बाय क्रिस्टलाइजेशन, फिफ्थ बाय क्रोमेटोग्राफी एंड सिक्स्थ है बाय डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं हम क्या कि फ़िल्टर पेपर का यूज करते हैं। फ़िल्टर पेपर को हम फनल में लगा देते हैं और उस तरीके से हम फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन में हम करेंगे क्या कि जो दो हमारा इनसोल्यूबल मतलब एक जो हमारा जो सोल्यूट है वो इनसोल्यूबल रहेगा लिक्विड में। जैसे कि इसका बेस्ट जो हमारा एग्जांपल है जो चॉक है, चॉक को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो हमारा चॉक है वो वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। तो करेंगे क्या कि हम फनल में फ़िल्टर पेपर लगाएंगे और उसमें धीरे धीरे हम जो मिक्सचर है इनसोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड का उसको धीरे धीरे हम उसमें गिराएंगे। तो जो हमारा चॉक का जो रेसिड्यू है वो फनल में जो फ़िल्टर पेपर है उसमें कलेक्ट हो जाएगा और जो हमारा वाटर है वो धीरे धीरे नीचे बीकर में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस का हम लोग यूज अपने डेली लाइफ में करते भी हैं। जैसे कि चाय है, तो चाय हम जब बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती जो है वो बचा हुआ रह जाता है, तो उसको
को फ़िल्टर करने के लिए हम लोग करते क्या है कि टी स्टेनर का यूज करते हैं। और टी स्टेनर करता क्या है कि उसमें से जो हमारा चाय पत्ती है उसको अलग कर लेता है, और जो हमारा चाय है यानी कि क्लियर टी है वो हमारे कप में कलेक्ट हो जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको कि हम लोग अच्छे से करते हैं। उसके बाद अब जब ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करते हैं किसी भी सिटी में, यानी कि सप्लाई वाटर, तो उसको हम कैसे फ़िल्टर करते हैं। तो इसको फ़िल्टर करने का हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोसेस मतलब होता है। इसके बाद हम फ़िल्टर करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम वो वाटर लेते कहाँ से हैं, तो किसी भी रिजर्वायर से, यानी कि जहाँ पे पानी कलेक्ट हो, या तो वो रिवर हो या फिर लेक हो, वहाँ से हम क्या करते हैं कि पंपिंग स्टेशन के हेल्प से वहाँ से वाटर कलेक्ट करते हैं और उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में होता क्या है कि जो भी लार्ज इम्प्योरिटीज उसमें है वो सेडिमेंटेशन टैंक में डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद हम उसको फिर सेकंड टैंक में भेजते हैं जो कि हमारा है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में होता क्या है कि हम उसमें एलम ऐड करते हैं। एलम मतलब फिटकरी। फिटकरी जैसे ही हम ऐड करते हैं तो जो भी सॉइल का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो एलम के साथ मिल करके हैवी हो जाता है और लोडिंग टैंक में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। लोडिंग टैंक के बाद जो है हमारा थर्ड टैंक है वो हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है। फिल्ट्रेशन टैंक में होता क्या है कि 3 लेयर बना हुआ रहता है। जो सबसे पहला लेयर होता है वो ग्रेवल का, उसके बाद कोर्स सैंड यानी कि मोटा बालू, और उसके ऊपर फाइन सैंड यानी कि बिल्कुल महीन बालू। इसमें होता क्या है कि जो भी बाकी जो इम्प्योरिटी जो होते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज, वो सब के सब छन जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ टैंक है वो है क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीनेशन टैंक में होता क्या है कि हमारा उसमें हम क्लोरीन गैस को डालते हैं क्लियर वाटर में। तो जो भी उसमें जम्स वगैरह प्रेजेंट हैं जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान फ़िल्टर नहीं हो पाए थे क्लोरीन गैस के कारण, वो सारे के सारे मर जाते हैं। और उसके बाद पंपिंग स्टेशन से हम जो हमारा हाई स्टोरेज वाटर टैंक होता है वहाँ पे भेज देते हैं, और उस हाई स्टोरेज वाटर टैंक से हमारे घरों तक वो लार्ज पाइप्स या छोटे पाइप से हमारे घरों तक सप्लाई होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर करते हैं जो हमारा सप्लाई वाटर है उसको। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे हम फ़िल्टर करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो दो इम्प्योरिटी मतलब जो दो मिक्स पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक सॉलिड और दूसरा हमारा लिक्विड मिक्स्ड है, उसको हम बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद होता क्या है कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, और जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर छन जाता है। तो इसका प्रोसेस हम लोग करते के इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसका यूज हमारा सबसे ज़्यादा डेयरीज में होता है जहाँ की क्रीम को मिल्क से अलग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो क्रीम है वो लाइट होता है, तो बहुत जब स्पीड में हम उसको रोटेट करते हैं मिल्क को, तो लाइट होने के कारण जो हमारा क्रीम है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, जिसको कि हम अलग कर लेते हैं, और नीचे हमारा स्टिप्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क बच जाता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। उसके बाद जो है वो सेपरेशन बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन के दौरान हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं कहाँ, तो सी वाटर से हमें अगर प्योर वाटर ऑब्टेन करना है तब हम एवोपरेशन का यूज करते हैं, या फिर सी वाटर से हमें सॉल्ट ऑब्टेन करना है तब हम यूज करते हैं एवोपरेशन का। तो जैसे कि हम किए क्या कि किसी चाइना डिश में सॉल्यूशन ले लिए कॉमन सॉल्ट और वाटर का, उसके बाद हमें सॉल्ट चाहिए, तो क्या करेंगे कि उसको बर्नर के हेल्प से हीट करेंगे, तो जो हमारा वाटर है वो पूरा इवोपरेट हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट जो है उस चाइना डिश में बाद में बच जाएगा। तो इस तरीके से इवोपरेशन को हम लार्ज स्केल ऑफ कॉमन साल्ट भी इवोपरेशन से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर हमें कॉमन साल्ट प्राप्त करना है तब भी हम इवोपरेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब किस तरीके से अगर हमारा कलर डाई है इंक से, अगर उसे हमें प्राप्त करना है तो हम कैसे करेंगे, यानी कि इंक से जो हमारा डाई है, क्योंकि इंक जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो भी मिक्सचर है वाटर और डाई का। तो उसमें से अगर हमें डाई को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक सेटअप लेंगे जिसमें कि एक हम बीकर लेंगे, बीकर में हम वाटर लेंगे और उसको नीचे बर्नर से बॉयल करेंगे, उसके ऊपर हम एक चाइना डिश रखेंगे उसके माउथ के ऊपर और उसमें हमारा इंक रहेगा। तो जब स्टीम प्रोड्यूस होने लगेगा, जो वाटर है वो बॉयल होते होते स्टीम जब प्रोड्यूस करेगा, तो उस स्टीम के हीट से हमारा इंक जो है वो बॉयल करेगा, और उसके बाद इंक में जो वाटर प्रेजेंट रहेगा वो इवोपरेट हो जाएगा, और बाद में इवोपरेट होने के बाद जो रेसिड्यू बचेगा वही हमारा डाई होगा। तो इस तरीके से हम इंक से डाई को अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, तो इसमें करेंगे क्या कि एक हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करके उसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन
से हमें जो क्रिस्टल मिलता है वो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। तो इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि इम्प्योर सब्सटेंस है, तो उसमें हम थोड़ा सा वाटर मिक्स कर देंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम उसे फ़िल्टर कर देंगे तो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें से हट जाएगा। फिर हम उसको अच्छे से हीट करेंगे वाटर बाथ के हेल्प से, जैसे कि हम लोग इंक से डाई ऑब्टेन करने के लिए किए थे। तो उसको हीट करने के बाद और फिर उसको हम धीरे धीरे कूल करेंगे। तो कूल होने के बाद जो हमारा क्रिस्टल बनेगा यानी कि जो ढेला जैसा बनेगा वही हमारा प्योर सब्सटेंस होगा। अब प्योर कॉपर सल्फेट को भी अगर हमें इम्प्योर सैंपल से प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है, तो उसको भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि दो या दो से अधिक डिजॉल्व्ड सॉलिड्स यानी कि दो या दो से अधिक सॉलिड किसी एक ही लिक्विड में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब घुले हुए रहते हैं, उसको हमें निकालना है लेकिन बहुत कम क्वांटिटीज में रहते हैं। तो उसे हमें सेपरेट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी का जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज करेंगे और एक ही सॉल्यूशन से अलग अलग जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है उसे हम अलग करेंगे। तो इसके लिए करते क्या है कि हम सबसे पहले एक स्ट्रिप लेते हैं फिल्टर पेपर का, उसमें किसी भी एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर पे, जैसे कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि ब्लैक इंक जो है वो मिक्सचर है बहुत सारे डाइज का, तो इसमें अलग अलग डाई को हम सेपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में। तो अब इसके लिए हम लेंगे एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप, उससे किसी भी एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम स्पॉट लगा देंगे ब्लैक इंक का। उसके बाद जैसे ही हमारा ब्लैक इंक ड्राई हो जाएगा उस फिल्टर पेपर पे, तो सेलो टेप के हेल्प से एक बीकर में हम थोड़ा वाटर लेंगे जो कि इंक के लेवल से कम होगा। उसके बाद होगा क्या कि वाटर का जो हमारा फिल्टर पेपर है उसका एक एंड जो है वो डीप रहेगा वाटर में। तो उसके बाद क्या है कि हमारा जो वाटर है वो धीरे धीरे राइज करेगा, कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर जो है वो धीरे धीरे राइज करेगा उस फिल्टर पेपर में। और जो डाई सबसे जल्दी सोल्यूबल होगा वाटर में वो उसमें घुल जाएगा और सबसे ऊपर यानी कि उस फिल्टर पेपर में सबसे ऊपर अपना स्पॉट बनाएगा। उसके बाद जो दूसरा कलर का डाई है वो उसके नीचे। इसी तरीके से हमारा जो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है इसमें अलग अलग डाई हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा उस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पे। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो है वो सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के दौरान सेपरेशन यानी कि इसमें हम करेंगे क्या कि सॉल्ट और वाटर को फिल्टर करते हैं। तो अगर हम इवोपरेशन से भी करते थे तो इवोपरेशन से हमारा होता क्या था कि सॉल्ट तो रिकवर्ड हो जाता था लेकिन वाटर जो है वो हमारा लॉस्ट हो जाता था, यानी कि वो एयर में चला जाता था, उसको हम रिकवर नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसमें हम वाटर को भी रिकवर कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम करेंगे क्या, तो यहाँ हम फिगर से समझते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हम करेंगे क्या कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे जिसमें कि हमारा सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन रहेगा। उसमें हम एक थर्मोमीटर लगा देंगे। थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर मेजर करेंगे। उसके बाद नीचे हमारा बर्नर रहेगा, ट्राइपॉड स्टैंड पे वो डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ रहेगा। उसके बाद इसको हीट करेंगे और इसका एक जो एंड है जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है ऊपर से तो कॉर्क से बंद रहेगा और जो दूसरा हमारा बी एंड है उससे एक वाटर कंडेंसर जुड़ा हुआ रहेगा। वाटर कंडेंसर है क्या कि ये एक दो ट्यूब का बना हुआ है। एक जो ट्यूब है वो डायरेक्ट एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है और दूसरा जो ट्यूब है उसके बाहर एक होलो ट्यूब है जिसमें कि 2 एंड है। उसमें हम करेंगे क्या कि नीचे से कोल्ड वाटर हम टैप से कोल्ड वाटर डालेंगे और ऊपर से वो जो कोल्ड वाटर है वो बाहर निकलेगा। तो जब कोल्ड वाटर डालेंगे तो वो फिर हीट होकर के बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो सबसे पहले जब हम सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वो वेपर में फॉर्म हो करके और जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर से वो जाएगा। तो किधर से जाएगा, वो वाटर कंडेंसर से होते हुए जाएगा। और वाटर कंडेंसर में है क्या कि उसके ऊपर से हम
कूल वाटर दे रहे हैं, तो कूल वाटर देने के कारण जो हमारा वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो गया है, वो कंडेंस होकर के फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा और उसके बाहर जो बीकर है वहाँ पे हमारा प्योर वाटर डिपॉजिट हो जाएगा और डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है वहाँ पे हमारा सैंड डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या किए कि वाटर भी ऑब्टेन कर लिए और साल्ट भी ऑब्टेन कर लिए, यानी कि किसी का भी लॉस नहीं हुआ। अब तो यहाँ तो हम किए। अब उसके बाद जो है दो या दो से अधिक लिक्विड है उसको अगर हमें सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं या सेपरेटिंग फनल का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज तब करते हैं जब दो मिसिबल लिक्विड हो, वैसा लिक्विड जो कि एक दूसरे से मिला हुआ हो, मतलब उसमें कोई भी अलग अलग बाउंड्री ना हो, हमें बाउंड्री दिखे ही नहीं। और सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं जब उसके बीच में हमें बाउंड्री दिखे, यानी कि दोनों लिक्विड के बीच में हमें दूर से ही दिख जाए कि हाँ ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है, यानी कि दोनों मिला हुआ नहीं रहेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है क्या, तो इसमें हम फिगर से इसको भी समझेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। तो इसमें सबसे पहले तो हम जान गए कि दो मिसिबल लिक्विड होगा, यानी कि वो मिला हुआ रहेगा, और इसको हम सेपरेट करने के लिए दोनों के टेम्परेचर को हमें जानना होगा कि उसका टेम्परेचर क्या क्या है, और दोनों मिसिबल लिक्विड का अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तभी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, तो हमें मालूम है कि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस रहता है और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें से अल्कोहल और वाटर को अलग कर सकते हैं। तो इसमें सेटअप क्या रहेगा कि इसमें भी एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, उसके ऊपर हमारा रहेगा फ्रैक्शनिंग कॉलम। फ्रैक्शनिंग कॉलम में हम करेंगे क्या कि पैक छोटे छोटे ग्लास बेड्स रखेंगे। ग्लास बेड जो है वो अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, यानी अलग अलग लेयर पे। तो सबसे जो बॉटम में रहेगा वहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा और सबसे जो टॉप में रहेगा वहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। तो नीचे में हमारा जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर 79 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर 78 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी एक वाटर कंडेंसर जुड़ा हुआ रहेगा और इसमें भी नीचे से हम टैप से वाटर ऐड करेंगे कोल्ड वाटर, और ऊपर से जब हमारा हॉट वाटर है वो निकल कर बाहर जाएगा, और इसमें भी एक बीकर रहेगा जिसमें कि अल्कोहल कलेक्ट होगा। तो होगा क्या कि जब हम इसको बर्नर से हीट करेंगे तो हमारा जो वाटर और अल्कोहल का जो मिक्सचर है वो हीट होगा, और हीट होने के बाद जो हमारा अल्कोहल है वो वाटर से पहले वेपर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। और वेपर फॉर्म होने के बाद वो वाटर कंडेंसर से होकर गुजरेगा, और वाटर कंडेंसर के ऊपर जो हमारा वाटर है तो वो उसको कूल कर देगा। कूल करने के बाद वो कंडेंस होकर के और हमारे बीकर में अल्कोहल कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारा वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मिसिबल लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा फिल्ट्रेशन जो है, सेपरेशन ऑफ गैसेज ऑफ द एयर, यानी कि हमारा जो एयर है उसमें अगर अलग अलग गैसेज का जो मिक्सचर होता है इसको भी हम अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले जो एयर है उसको कंप्रेस करके कूल करके और बिल्कुल इतना कूल कर देंगे कि वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाए, और लिक्विड एयर में चेंज होने के बाद हमें हर एक एयर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो जानना होगा, और उसके बाद हम अलग अलग बॉयल करेंगे। जैसे कि एयर में हमारा जो मिक्सचर है वो नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन का, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इन तीनों का है, तो इसको अलग करने के लिए करेंगे क्या कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है हमारा आर्गन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद हमारा जो ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इस लिक्विड एयर को वार्म करेंगे यानी हीट करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू, तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा वो हमारे पास आएगा नाइट्रोजन गैस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। उसके बाद सेकंड में जो हमारा ऑब्टेन्ड होगा वो हमारा ऑर्गन गैस, और सबसे लास्ट में जो थर्ड में है वो हमारा ऑक्सीजन। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एयर का जो मिक्सचर है उसमें से सारे गैस को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, ये बिल्कुल ईजी है। इसमें हम करेंगे क्या कि दो अलग अलग डेंसिटीज वाले जो हमारे लिक्विड होते हैं जो कि इमिसिबल हैं एक दूसरे से, उसको हम अलग करेंगे। तो जैसे कि एक सेपरेटिंग फनल है, इस तरीके का जो सेटअप है, इसमें नीचे एक बीकर ले लेंगे, और यहाँ जैसे कि हमें दिख रहा है कि केरोसिन और वाटर का जो है हमारे पास मिक्सचर है। तो वाटर जो है वो हैवियर लिक्विड है तो वो नीचे रहेगा, और केरोसिन जो है वो लाइटर है एयर से, हमारे वाटर से, तो वो ऊपर में रहेगा। तो उसको धीरे धीरे हम स्टॉप क्लॉक को ओपन करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो
नीचे बीकर है उसमें वाटर कलेक्ट होने लगेगा, और जैसे ही केरोसिन का लेयर आएगा इस स्टॉप क्लॉक के नज़दीक तो हम बंद कर देंगे। तो हमारा सेपरेटिंग फनल है उसमें केरोसिन कलेक्ट हो जाएगा और नीचे जो बीकर है उसमें हमारा वाटर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो इमिसिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे में नहीं मिलता है उसको सेपरेटिंग फनल के हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ऑयल और वाटर का जो है मिक्सचर उसको हम इसी सेपरेटिंग फनल से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद जो है हमारा, तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर ये समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए धन्यवाद।